Okay, ji, Assalamu alaikum everyone and welcome to another lecture of AS level business with Sam. Sorry, इतना पढ़ा रहे हैं भूल जाते भाई। और आज जो है वो हम लोग अपने प्रमोशन के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था। अब आई थिंक आज इज गोइंग टू बी द फाइनल क्लास फॉर प्रमोशन टुडे। इसके अंदर हम प्रमोशन, ई कॉमर्स और पैकेजिंग, ब्रांडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने प्रमोशन का चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई देखो, जब भी कभी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहती है, जब भी कभी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहती है तो प्रमोशन करने के दो मेथड्स होते हैं। एक हमने पढ़ा था एडवर्टाइजिंग होता है, ठीक है। जब भी कभी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रही होती है तो एक होता है पहला मेथड होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम लोग ATL यानी अबव द लाइन कहते हैं। और एक मेथड हमारे पास होता है सेल्स प्रमोशन, जिसे हम लोग BTL यानी बिलो द लाइन भी कहते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेथड्स कर चुके हैं। प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट, आउटडोर, गोरेला, प्रोडक्ट जो है प्लेसमेंट, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ये सारे मेथड्स हम कर चुके हैं। आज हम BTL मेथड्स के ऊपर आना चाह रहे हैं, जो कि है सेल्स प्रमोशन। अच्छा, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? सेल्स प्रमोशन का मतलब है ये वो सारे मेथड्स हैं जो कंपनी कर सकती है ऑन इट्स ओन। यानी अगर किसी भी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो पहला मेथड क्या था? एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा प्रोसेस होता है और यूजुअली एडवर्टाइजमेंट जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। जैसे कि टीवी है, बिलबोर्ड है, ये कंपनी खुद नहीं कर सकती। कंपनी को जो है कोई ना कोई थर्ड पार्टी हायर करनी पड़ती है ये काम करने के लिए। क्योंकि अगर मेरा टी शर्ट बनाने का बिजनेस है, ये जोडानो ब्रांड का अगर मैं ओनर हूं फॉर एग्जाम्पल, और मुझे बिलबोर्ड लगाना है, तो मैं टी शर्ट की कंपनी का मालिक हूं, मैं बिलबोर्ड का मालिक नहीं हूं, मैं न्यूज़पेपर का मालिक नहीं हूं, मैं टीवी का मालिक नहीं हूं, मैं रेडियो का मालिक नहीं हूं, मैं मेटा का मालिक नहीं हूं, उसमें सोशल मीडिया के अंदर सारा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आ जाता है। तो यूजुअली आपको थर्ड पार्टी के थ्रू करवाना पड़ता है। ये थर्ड पार्टी आपको ये काम करके देती है। सेल्स प्रमोशन एक ऐसा मेथड है जो कंपनी कर सकती है ऑन इट्स ओन। यानी कंपनी ये स्ट्रैटेजी खुद ही लगाती है और कंपनी खुद ही इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है। अच्छा जी, अब सेल्स प्रमोशन BTL यानी बिलो द लाइन है। इसमें ऐसा क्या है कि कंपनी जो है वो खुद ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है, वो अभी हम देखते हैं। बट एक और चीज मैं आपको बताता चलूं बिफोर वी मूव ऑन, ये जितने भी सेल्स प्रमोशन मेथड्स होते हैं, याद रखो ये बेसिकली यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये शॉर्ट टर्म होते हैं। अच्छा, इनका काम शॉर्ट टर्म में क्या होता है? इनका काम होता है शॉर्ट टर्म में बस सेल्स बढ़ा देना। ये कुछ दिनों की या कुछ महीनों की स्ट्रैटेजी होती है। ये कुछ दिनों, कुछ महीनों की स्ट्रैटेजी होती है। बस इसका काम होता है कुछ दिन, यानी 2-4 दिन के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए या 2-4 महीने के लिए जो है वो सेल्स बढ़ जाए। तो ये जो सेल्स प्रमोशन मेथड्स है, these are those methods which are used to promote a product, yes, but at the same time you also need to remember the fact that these methods are also short term. ये मेथड शॉर्ट टर्म है और इन मेथड्स का काम शॉर्ट टर्म में यही होता है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए कंपनी को शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ा कर देना, ठीक है जी। ये जो है वो हमारे पास जो है वो सेल्स प्रमोशन मेथड्स है। अच्छा जी, अब इन मेथड्स के अंदर क्या होता है, किस किस तरीके से ये मेथड्स यूज हो सकते हैं, वो जरा हम देखते हैं। सबसे पहला तरीका जो सेल्स प्रमोशन के अंदर है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, यानी शॉर्ट टर्म सेल्स बूस्ट करने के लिए, वो ये है कि आप प्राइस ऑफर लगा दो। आपने देखा होगा ना, अक्सर जगह पे आप जाते हो प्राइस ऑफर लगी हुई होती है, सेल 10% ऑफ, 20% ऑफ, अप टू 40% ऑफ। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज है। अच्छा, बहुत सारे बिजनेसेस तो बेवकूफ बना रहे हैं ना। 365 डेज अगर आप उनकी दुकान से गुजरो, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है सेल 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 सेल, ये वो नहीं है। वो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि पूरा साल सेल लगी हुई है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है सेल लगाने वाली, प्राइस रिडक्शन। यूजुअली आप किसी भी ब्रांड पर जाओ, एंड स्पेशली वो ब्रांड्स जो फीमेल हैं, वहां तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल हुआ है ना आजकल। औरतों से बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं, इन ब्रांड्स वालों ने समझ लिया।
हर 2 महीने में नई कलेक्शन आती है और फिर नई कलेक्शन आने से 10-15 दिन पहले सेल लग जाती है। यानी खाड़ी, जे डॉट, बोनांजा, जेलबरी, सना सफीनास, ये साल में 5-5, 4-4, 5-5 कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं। 4-4, 5-5 कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। और फिर हो क्या रहा है, ये जो 4-4, 5-5 कलेक्शन लॉन्च हो रही है, 4-4, 5-5 बार सेल भी लग रही है। ये गेम बना लिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है औरतें पागल हैं, खरीदेंगी। अब औरतें सारी पागल नहीं है, सम आर वेरी स्मार्ट। वो समझ गए, कह रही है लॉन्च हुआ है ना, वेट करो, 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद कंफर्म सेल पर आएगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि सेल पर बहुत सारे आइटम मिलते नहीं थे, साइजेस मिलते नहीं थे, अब सब मिल जाता है सेल पर। कंपनी को भी पता है कि उनका बहुत माल सेल पर बिक रहा है, कंपनी समझ गई है। तो कंपनी वाले भी कहते हैं शुरू में लॉन्च करो, जो बेवकूफ औरतें हैं उनको पहले बेच दो, न्यू अराइवल पे पैसा कमा लो, थोड़े दिन बाद तो सेल लगानी है। शॉर्ट टर्म पे 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सेल लगाएंगे, सारा माल बेच के फारिग कर देंगे, साइड पर हो जाएंगे, फिर नई कलेक्शन लॉन्च कर देंगे। ये उन्होंने बिजनेस बना लिया, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, जो बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, प्राइस रिडक्शन। 10%, 20%, 50%, 60% ऑफर लगा दो। अच्छा भी, दूसरा एक और तरीका भी है। और तरीका क्या भी, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, ये भी एक तरीका है। आप इम्तियाज से शॉपिंग करेंगे तो आपको एक कीचेन देते हैं, और हर कीचेन पे आप हर बार इम्तियाज की शॉपिंग करेंगे ना, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, जो भी आपके घर पे ग्रोसरी आती है, जितनी की भी आती है, उन्होंने आपको एक डेडिकेटेड कीचेन दे दी है। उस कीचेन पे बारकोड है, वो आपके पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1,000 रुपए का एक पॉइंट है, तो अगर आपने जो है वो 1 लाख रुपए की शॉपिंग की है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 10 पॉइंट मिल गए। तो आपके पॉइंट्स जमा होते रहते हैं, होते रहते होते रहते हैं। फिर जब अच्छे खासे एम्पल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, तो फिर वो आपको इतने का कैशबैक दे देते हैं या कोई गिफ्ट पे देते हैं, मर्जी है उनकी। अच्छा, एमिरेट्स भी करता है। एवरी टाइम आई फ्लाई थ्रू एमिरेट्स, मेरी उनकी स्काईवर्ड, स्काई माइल्स की एक एप्लीकेशन बनी हुई है, वो उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मैंने फ्लाई किया, ठीक है ना, और वो उस पर माइल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर मैं चाहूँ तो उसको यूज़ करके जो जितने भी मैंने माइल्स लिए, जितने भी मेरी वो बनते हैं, एयर माइल्स बनते हैं, फिर मैं उसको चाहूँ तो रिडीम करा लूँ, कहीं यूज़ कर लूँ, या उसको यूज़ करके अपनी इकोनॉमी की बिजनेस टिकट को बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर लूँ, कर सकता हूँ। ये भी एक तरीका है कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए, यार दूसरी एयरलाइन की जगह हमारे पास आओ। ये जो इम्तियाज पॉइंट सिस्टम देता है, ये भी इम्तियाज का एक तरीका है अपने कस्टमर्स को लॉयल्टी शो करने के लिए कि आप हर बार हमसे खरीदो, हर बार खरीदने जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं कम प्राइस पे, ये जो लॉयल्टी पॉइंट्स है इस पे अलग आपको वो देंगे हम, क्या कहते हैं, कूपन्स या जो भी XYZ हम गिफ्ट देंगे। तो ये भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है शॉर्ट टर्म पे। लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज ने इस लॉयल्टी प्रोग्राम को तो लॉन्ग टर्म ही बना लिया है। और क्या कर सकते हैं, बॉग ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। ये भी बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी हो गई है प्रोडक्ट की सेल्स को बूस्ट करने के लिए। बहुत जगहों पे देखा है माल बिक नहीं रहा होता, 100 रुपए की चीज है बिक नहीं रही, कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए में 2 लगा दी। अब कस्टमर कहता है पहले 100 में 1 मिल रही थी, अब 100 में 2 मिल रही, 50 की खरीद लो, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये भी बहुत अच्छा तरीका है टू गेट रिड ऑफ द इन्वेंट्री। बहुत सारी कंपनीज पता क्या करती, 50% नहीं लगाती, बाय 1 गेट 1 फ्री। मैं बहुत दफा, जितनी बार भी मैं उम्रे पे गया हूं, वहां पर एक बहुत मशहूर ब्रांड है अरेबियन ऊद का, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। तो अरेबियन ऊद है वहां पर, अरेबियन ऊद यही करता है। वो क्या करता है, वो 50% ऑफ नहीं लगाता, वो बाय 1 गेट 1 लगा देता है। कहते हैं एक खरीदो दूसरा उसके साथ फ्री ले जाओ, ठीक है ना। तो लोग आते हैं, उम्रे पे तो करोड़ों लोग आ रहे होते हैं, उम्रा हज पे साल के करोड़ों लोग आते हैं, टेंशन ही नहीं है। इसी चीज को देख के लोग खरीद के ले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा कूपन्स देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा रोड पे जो है वो कूपन्स बिक रहे होते हैं, मनी ऑफ कूपन्स, पिज्जा मैक्स के, डोमिनोज के, ठीक है ना। वो कोई बंदा जो है ना वो कूपन बेच रहा होता है,
₹500 का कार्ड खरीद लें आप, ले लें, उसके बाद उस पर 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ की कूपन होते, फाड़ते ना, एवरी टाइम यू गो ईट पिज्जा फ्रॉम पिज्जा मैक्स, कूपन फाड़े, उसको काउंटर पे दे, वो आपको 50% ऑफ कर देगा, 20% ऑफ कर देगा। अच्छा, खरीदने भी पड़ते हैं, कुछ जगहों में फ्री भी हैं। लास्ट मैंने घर के लिए क्रेव मार्ट से कोई सामान मंगवाया, तो उसके साथ जो है वो कोई गाड़ियों की कंपनी थी डिटेलिंग की, उसका 20% ऑफ का आ गया कूपन, एम ही उन्होंने फ्री में डाल के दे दिया कि जब भी कभी आप अगली बार अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करवाने जाए, सफाई वफाई जो भी है, तो आप उसकी हम इस कंपनी के पास जाएगा, ये कूपन दीजिएगा, आपके बिल पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है मनी ऑफ कूपन्स देकर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीका है? पॉइंट ऑफ सेल, आप दुकान के बाहर एक खूबसूरत सा शोकेस बना दें ताकि लोग अक्सर आगे पीछे गुजरते हुए उनको आपका प्रोडक्ट नजर आए तो प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, इम्तियाज ने बड़ी गेम की हुई है। इम्तियाज क्या करता है? इम्तियाज ने अपने पॉइंट ऑफ डिस्प्ले बेचे हुए, आपको शायद इस बात का आइडिया भी नहीं होगा। इम्तियाज को पता है उसके पास लाखों कस्टमर का फुटफॉल है। इम्तियाज कहता है अब मेरे पास तो 1000 कंपनी का माल पड़ा है, आपकी कंपनी के लिए मैं क्या करता हूं, एक स्पेशल पॉइंट दे देता हूं, 10 लाख रुपए दो, आपका माल मैं शुरू में काउंटर पे रखवा दूंगा, 10 लाख रुपए लेके। इम्तियाज ने तो कस्टमर से चार्ज किया, लेकिन कस्टमर को क्या फायदा है? कस्टमर ऐसे कंपनी को चार्ज किया, कंपनी को क्या फायदा है? उनका प्रोडक्ट जो 1000 कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ पड़ा था निकल के फ्रंट पर आ गया, ये फायदा हो गया कंपनी वालों को। ये तो मैं आपको इम्तियाज की एग्जांपल दे रहा हूं ना, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि वो अपने नए अराइवल वाला आइटम जो है वो शुरू में ऐसी जगह पे रखती है जहां लोगों को नजर आए, लोग देख के अट्रैक्ट हो। जितनी भी कंपनीज होती हैं, जो आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए, आप देखना उन्होंने बाहर मैनिक्विन रखा होता है, उनकी जो लेटेस्ट सबसे अच्छी डिजाइन होती है ना, वो उन्होंने मैनिक्विन पे लगा के बनाई हुई होती है, जो उनको लगता है सबसे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करेगी, पहना देते मैनिक्विन को। आगे पीछे लोग गुजर रहे होते हैं, मैनिक्विन पे नजर पड़ती है, देख के अंदर आ जाते हैं। एंट्रेंस पे भी मैनिक्विन हो सकता है, दुकान के अंदर भी मैनिक्विन होते हैं, डिस्प्ले पीसेस होते हैं ना। डिस्प्ले पीस क्या कॉन्सेप्ट है? यही तो है डिस्प्ले पीस, कि कोई अच्छी डिजाइन वाले प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दो ताकि जैसे ही कस्टमर दुकान में एंटर हो या बाहर से गुजर भी रहा हो, उसको चीजें नजर आए, देख के अंदर आ जाए, या अंदर आया हुआ है तो देख के उसको पसंद करने में आसानी रहे। ये भी एक तरीका है क्या करने का, और उसका सेल्स प्रमोशन का। अच्छा, ये जो जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, अब आप नोटिस करना है सारी जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको अभी बताई हैं, क्या ये कंपनी खुद करेगी या किसी और से करवाएगी? खुद करेगी। बॉग ऑफ लगाने के लिए, लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर करने के लिए, पॉइंट ऑफ डिस्प्ले के लिए, जो है वो डिस्काउंट प्राइस ऑफ करने के लिए मुझे किसी की जरूरत थोड़ी है, ये काम मैं खुद ही कर सकता हूं। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, बीटीएल कंपनी खुद करती है। हां, जब एटीएल की बात होती है, एडवर्टाइजिंग की बात होती है, ये काम कंपनी खुद नहीं कर सकती। न्यूज़पेपर पे चलाना है, टीवी पे देना है, आपको वो लोग चाहिए होंगे जिनका न्यूज़ चैनल है या न्यूज़पेपर है या बिलबोर्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो ये थे हमारे पास प्रोडक्ट को प्रमोट करने के दूसरे मेथड, विच इज सेल्स प्रमोशन। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के 2 मेथड्स हैं, एक है नंबर 1 पे एडवर्टाइजिंग, और दूसरा जो है वो है सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग इज एटीएल, महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, थर्ड पार्टी के थ्रू करवाने पड़ते हैं। सेल्स प्रमोशन सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली कंपेयर टू एटीएल, और ये कंपनी एक बेसिकली स्ट्रैटेजीज होती है शॉर्ट टर्म सेल्स बूस्ट करने की, और ये कंपनी खुद करती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये जो सेल्स प्रमोशन मेथड्स है ना, जो मैंने भी आपको कराया, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट टर्म पर सेल्स को बूस्ट करना। कहीं मिल जाए मुझे, हाँ, इनका काम है शॉर्ट टर्म के ऊपर सेल्स को बूस्ट करना, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आप शॉर्ट टर्म के थ्रू इसको लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू रखते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर आपने सेल्स बूस्ट कर ली तो कस्टमर आपके पास आ जाता है, वो लॉन्ग टर्म लंबे टाइम तक, लंबे टेन्योर तक आपके पास टिक जाता है, तो वो फिर अब देखी जाती है आगे। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रमोशन। अच्छा, अब एक बच्चे ने बोला सर ये वाला आप बताना भूल गए, सॉरी मुझसे मिस आउट हो गया ये वाला पॉइंट। अक्सर आपने देखा होगा वो कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट के साथ गेम्स एंड कॉम्पिटिशन्स करती हैं। पेप्सी के साथ पहले होता था कि आप पेप्सी खोलें, ढक्कन को स्क्रैच करें, पीछे से कोई नंबर निकलेगा, उसमें आपकी गाड़ी निकल सकती है। या टपाल दानेदार आप खरीदें और इसका जो पैकेट है उसको हमें मेल करें और हम जो है वो आपको लकी ड्रॉ में आपका नाम डालेंगे। तो जो पैकेजिंग के ऊपर जो गेम्स होती हैं, जो रिडल्स होती है, स्क्रैच द नंबर होता है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना,
इसके अंदर भी लालच आती है लोगों को खरीदने की। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था तो पेप्सी ने 15 साल पहले की बात है, एक स्कीम निकाली थी, वो ढक्कन को स्क्रैच करो और उसमें से मर्सिडीज निकल सकती है। अब मुझे कोल्ड ड्रिंक का कभी ना पहले शौक था ना अब शौक है, तो मैं पागल हो गया, मैंने बोला यार मर्सिडीज चाहिए। मैं पेप्सी खरीद रहा हूँ, निकाल के फेंके जा रहा हूँ, फेंके जा रहा हूँ, ढक्कन जमा कर रहा हूँ। पता नहीं कितने उस जमाने में कितनी कितनी मैंने पूरी पॉकेट मनी ईदी वीदी सब उड़ा दी थी पेप्सी के ऊपर। खोल के फेंक रहा हूँ, मोहल्ले में चौकीदारों को इधर उधर सबको गरीबों को पिला रहा हूँ, पियो पेप्सी मेरे पैसों की। ढक्कन खोल के सिर्फ स्क्रैच करना है, साला पैसे भी खत्म हो गए, पेप्सी तो उनकी आज भी बिक रही है, मर्सिडीज नहीं निकल गई थी मेरी, ठीक है ना। तो ढक्कन के पीछे जो नंबर होता था उसको स्क्रैच करना होता था, इस तरह का कोई सीन था। तो ये पैकेजिंग के थ्रू जो ये जो गेम्स होती हैं जो कंपनीज कंपनीज डालती हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ताकि लोग उसको खेलें और उसके ऊपर जो है उनको अवार्ड्स मिले, तो इस लालच में भी लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। मैं किसी और की एग्जांपल नहीं दूंगा, अपनी एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए, ठीक है ना। तो ये जो है एक मेथड है शॉर्ट टर्म पे सेल्स को बूस्ट करने के लिए, और ये बहुत बहुत स्ट्रैटेजी इफेक्टिव रही है। और ये जितने भी लोग ये जो गेम्स अब यार डालते हैं ना, ये सब कुछ सिखाने वाले जो है ना ये पेप्सी वाले ही हैं, उन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद अब सवाल ये है कि अब हमने इतने मेथड्स पढ़ लिए, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूं, सेल्स प्रमोशन की नहीं, एडवर्टाइजमेंट की। हमने एडवर्टाइजमेंट में मेथड्स पढ़े हैं, सोशल मीडिया पर डिजिटल पढ़ा हमने, टीवी पढ़ा हमने, रेडियो पढ़ा हमने, गुरिल्ला पढ़ा हमने, प्रोडक्ट प्लेसमेंट पढ़ा, बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े एडवर्टाइजमेंट के। अब सवाल ये कि कौन सा मेथड कंपनी को चूज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले डिपेंड करता है कि कंपनी की कॉस्ट क्या है, और सॉरी कंपनी की अफोर्डेबिलिटी क्या है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट क्या है, टीवी पे चलाने की कॉस्ट क्या है, डिजिटल की कॉस्ट क्या है, बिलबोर्ड की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट की कॉस्ट क्या है, प्रिंट मीडिया की कॉस्ट क्या है, गुरिल्ला की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट पे डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जिस मेथड की जो कॉस्ट होगी वैसे ही उसको अफोर्ड किया जाएगा। तो टीवी बहुत महंगा है तो अगर कंपनी अफोर्ड कर सकती है तो जाएगा, नहीं अफोर्ड कर सकती नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा मेथड चूज करना चाहिए कंपनी को डिपेंड करेगा मेथड की कॉस्ट क्या है जो आप करने जा रहे हैं। दूसरा, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका प्रोफाइल क्या है, ठीक है ना। रोल्स रॉयस को कल को अगर एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो आपको क्या लगता है, रोल्स रॉयस क्या सदर में या खारादार में बिलबोर्ड लगाएगा? रोल्स रॉयस खरीदने वाले का जो प्रोफाइल है वो ऐसा प्रोफाइल है कि वो बिलबोर्ड को देखकर अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि रोल्स रॉयस बेचने के लिए क्या वो इंस्टाग्राम के ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड लगाएंगे, या रोल्स रॉयस बेचने के लिए क्या आपको लगता है वो गुरिल्ला मार्केटिंग करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने कस्टमर का प्रोफाइल देखोगे, वहां पर एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो अगर आपको रोल्स रॉयस बेचनी है तो बेस्ट मेथड रोल्स रॉयस बेचने का क्या है कि आप स्पॉन्सर करो इवेंट्स। अच्छा, कौन से इवेंट्स? गली मोहल्ले के कॉन्सर्ट नहीं, आप स्पॉन्सर करो गोल्फ जो दुनिया के अमीर लोग देखते हैं, आप स्पॉन्सर करो टेनिस जो दुनिया के अमीर लोग खेलते हैं। आप क्रिकेट स्पॉन्सर करोगे, अमीर भी देख रहे हैं गरीब भी देख रहे हैं, फायदा नहीं। अमीर तो बहुत कम है, अमीर देखने वाले जो लोग हैं ना वो गोल्फ और टेनिस देखते हैं। अच्छा, आपको अगर एडवर्टाइजमेंट देनी है तो आप मैगजीन में दो। कौन से मैगजीन में दो? वो मैगजीन में दो जो बिजनेस मैगजीन्स है, फोर्ब्स टाइप मैगजीन, जो एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के डिपार्टमेंट्स में पड़े होते हैं। वहां आते ही अमीर लोग हैं, वो देखिए रोल्स रॉयस को तो समझ में आता है, प्रोफाइलिंग वो है। कल को मुझे टूथपेस्ट बेचना हो तो मैं बिजनेस क्लास के मैगजीन में टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट डालूंगा? नहीं डालूंगा भाई, मेरी जो कस्टमर प्रोफाइल है वो वहां पर नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आप कौन सा एडवर्टाइजमेंट का मीडिया चूज करते हो, डिपेंड करता है आपके कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है। उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपको मैसेज क्या कम्युनिकेट करना है। अब आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वो बंदा ड्यू पीता है और पहाड़ से छलांग मार देता है, कहता है ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया, है ना। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जब स्टिंग नई नई लॉन्च हुई थी, तो बंदा स्टिंग पीता है, पेट पे वायर लगाता है, गाड़ी चार्ज कर देता है। अब ये ऐसा मैसेज है जो वीडियो में ही दिखाया जा सकता है। रेडियो में कैसे दिखाएंगे? आप घर वालों के साथ जा रहे हैं, गाड़ी में रेडियो चल रहा है, पूरी फैमिली जा रही है और आवाज आ रही है, इस बंदे ने स्टिंग पी और गाड़ी चार्ज करने के लिए इसने अपनी टी शर्ट उठाई। आप क्या बोलेंगे? बस क्या हो गया भाई, ये क्या सुना रहा है हमें? हालांकि गलत कुछ नहीं सुना रहा, ठीक है, लेकिन ये मैसेज रेडियो पे सुना नहीं सकते आप।
या इस बंदे ने ड्यू पी और अभी उसने पहाड़ से छलांग मारी और वो गिर रहा है और वो गिर रहा है और वो गिर रहा है, ओ बच गया। ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। बंदा बोलेगा क्या बकवास है यार, हालांकि ये चीज़ वीडियो में बड़ी अच्छी लग रही है, आपको सुनने में बेकार लग रही है। तो कौन सा एडवर्टाइजमेंट मीडिया आप चूज करते हैं, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। जैसे मैसेज होगा वैसे, अब बाय वन गेट वन फ्री का मैसेज मैं प्रिंट मीडिया पे चला सकता हूं, लिख के दिखाना है ना, इसके लिए मुझे पूरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह का मैसेज है उस तरह का मीडिया भी चूज करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा लीगल कंस्ट्रेंट्स, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है। टोबैको की आपको शायद पता हो या ना पता हो, टोबैको, मेडिसिन, इन सारी कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है टीवी के ऊपर ओपनली। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकली जरूरी हैं लेकिन सेंसिटिव है, आप लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते कि लोग उसको गलत इस्तेमाल ना कर लें, ठीक है ना। जैसे नींद की दवाई है, अब जो लोग बीमार हैं, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी बीमारी उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, ठीक है ना, तो उनको दी जाती दवाई कि वो सो जाए सुकून से। अब टीवी पे प्रमोट करने लग जाए, अब हमारी क्लास में हसन जैसा बच्चा बैठा हो आशिक, लड़की ने पलट के देखा नहीं, वो नाराज हो गए, रात को 2-3 नींद की गोली पी के सो गए। अब ऐसी चीज़ों को, ये मेडिकली ज़रूरी है लेकिन आप इसको कॉमन लोगों को आप प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है ना। माँ बाप से लड़ाई हुई, अम्मी ने जवाब नहीं दिया, नींद की गोली खा ली, पूरी रात नींद नहीं आ रही थी टेंशन में। अभी ये कोई रीज़न थोड़ी होता है। तो बहुत सारे लीगल कंस्ट्रेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। कुछ कंट्रीज़ प्रोहिबिट करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, कुछ कंट्रीज़ नहीं करती। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रोहिबिटेड है, आप नहीं ओपनली जो है उनको प्रमोट कर सकते, जो कि जैसे कि अल्कोहल है, ड्रग्स है, मेडिसिन है, और सिगरेट्स है, टोबैको है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको जो भी सोशल मेथड चूज करना है एडवर्टाइजिंग का, वो देखना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड उस कंट्री के अंदर लॉ क्या है, लॉ के हिसाब से फिर आप चूज करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्रमोशन करती हैं, सेल्स प्रमोशन भी करती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं, खर्चा तो करती है ना। अब सवाल यह है कि कंपनी को कैसे पता लगेगा कि जो खर्चा किया था वो काम आया या जाया हो गया। सवाल यह है कि बहुत सारी कंपनीज खर्चा करती हैं, अब कंपनी कैसे देखे, कैसे इवैल्यूएट करे कि भाई ये जो खर्चा किया था, ये जो खर्चा किया था, ये खर्चा काम आया या नहीं आया। तो सबसे पहले आप देखें सेल्स बिफोर एंड आफ्टर। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आतिफ असलम को लेके, जो है मैं टी शर्ट बेचता हूं और मैंने टी शर्ट को लेके एक एडवर्टाइजमेंट बनाई, उस एडवर्टाइजमेंट में मैंने आतिफ असलम को डाल दिया, 5 करोड़ रुपए खर्च किए। अब मैं क्या करूंगा, आतिफ असलम वाली एडवर्टाइजमेंट से पहले देखूंगा कितनी सेल्स थी। पता लगा आतिफ असलम की एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले 1 करोड़ रुपए की सेल्स थी, और आतिफ असलम के ऊपर मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च किए, और आतिफ असलम की एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स हुई 1 करोड़ रुपए की है। तो उसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो 5 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए, ये पानी के अंदर, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कंपनी प्रमोशन शुरू करने से पहले की सेल्स देखे और प्रमोशन शुरू करने के बाद की सेल्स देखे, बाद की एंड होने के बाद, तो कंपनी को पता लग जाएगा कि प्रमोशन के बाद इतना जो पैसा खर्च किया है उससे सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर सेल्स जितनी थी उतनी ही आ रही है तो मतलब पैसे डूब गए। हाँ, अगर प्रमोशन करी और सेल्स बढ़ गई तो मतलब ठीक ठाक पैसा आपने जो लगाया था उससे आपकी सेल्स बढ़ गई, तो आपको फायदा हो गया। उसके अलावा आप कंज्यूमर से, यानी जो आपके कस्टमर हैं, उससे फीडबैक लो कि पहले क्या सोचते थे आप हमारे बारे में, अब क्या सोचते हैं हमारे बारे में। जैसे लेज है, मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने एकदम से मौलवियों ने बैठे बैठे आवाज मार दी कि यार ये तो हराम है। मैं भी फजूल, हमारे मौलवी भी आपको पता है थोड़े से माशाल्लाह, क्या बोलूं मैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। पता लगा कल को मेरे ऊपर वाजिबुल कत्ल का फतवा लगा दे। मेरा मौलवियों का फड्डा हमेशा से रहा है। खैर, तो जुनेद जमशेद को लाए वो लोग बेचारे, जुनेद जमशेद आए वीडियो में कि भाई ये हलाल है, खाओ, XYZ जो भी हुआ। तो आप जब प्रमोशन करते हो उसके बाद आप इंडिविजुअल कस्टमर से डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो कि आपने क्या हमारे प्रोडक्ट के बारे में सुना है, नहीं सुना, क्या आपको लगता है प्रोडक्ट हलाल है या हराम है। यानी आपको कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करने के बाद पता लगेगा कि भाई
इतनी प्रमोशन करने के बाद कंज्यूमर हमारे बारे में अब क्या सोच रहा है? क्या अभी भी नेगेटिव सोच रहा है? तो इसका मतलब हमारे पैसे ज़ाया हो गए। क्या कंज्यूमर के दिमाग में हमसे रिलेटेड ब्रांड में चेंज हुआ है? कोई पॉजिटिविटी आई है? ये भी कर सकते हो, ये भी आप हो सकता है कि आप बताओ, कंज्यूमर तक जा जाके पूछो कि आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से सुना। अक्सर होता है। मैं मेरी एकेडमी का जो है वो जो एडमिशन फॉर्म है उस पर लिखा हुआ है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। बाकी बच्चा आए लिखे, पेरेंट आए लिखे, मुझे भी तो पता लगे। मैं इतनी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, जो सेल्स प्रमोशन लगा रहा हूँ, कौन सा वाला काम कर रहा है पता तो लगे। तो कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करना। उसके अलावा कंज्यूमर पैनल, आपको याद होगा जब हमने रमजान में मार्केट रिसर्च पढ़ा था तो हमने कंज्यूमर पैनल भी पढ़ा था। एक साथ सारे लोग कस्टमर्स को बिठाना, एक साथ उनकी डिस्कशन कराना, ताकि आपको एक साथ फीडबैक मिल सके। उसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी फीडबैक मिलता ही रहता है आपको, उससे तो अंदाजा हो ही जाता है। आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर लोग पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं तो मतलब आपका प्रोडक्ट ओके है। नीचे गालियां पड़ रही हैं कमेंट्स में, पागल हैं, फ्रॉड हैं, चोर हैं, इनका प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आता, ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कस्टमर सर्विस नहीं है, तो उससे भी आपको फीडबैक मिलता रहता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। और फिर आप देख सकते हो रिस्पॉन्स रेट टू एडवर्टाइजमेंट क्या है। पहले कितना % जो है वो लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे। 100 लोगों को दिखाई तो कितने लोग खरीदते थे। यानी पहले जो है वो आप कायदे आज़म की एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे तो 100 लोगों को लगाया तो कितने लोगों ने, 10 लोगों ने खरीदा, तो रिस्पॉन्स रेट 10% है। इस बार जो है वो आपने जो है वो आतिफ असलम दिखा दिया 100 लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट में, तो उस 100 लोगों में से कितने लोगों ने खरीदा? 20% लोगों ने खरीदा। तो मतलब कायदे आज़म लोगों को पसंद नहीं, आतिफ असलम पसंद है। या पहले भी 10% लोग खरीदते थे, अब भी 10% लोग खरीदे, तो पता लगा कायदे आज़म ही ठीक थे, आतिफ असलम को दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जिनके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं कि जो आपने इतना पैसा खर्च किया सेल्स प्रमोशन पे और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ये वाकई आपका वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब बहुत आसान चीज़ हमारे पास है, पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है वो बेसिकली फिजिकल कंटेनर होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट आता है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग वो फिजिकल कंटेनर है जिसमें आपका प्रोडक्ट आता है। अब जूता जो है वो डब्बे में आता है, तो डब्बा उसकी पैकेजिंग है। दूध, जूस, ये सारी चीज़ें जो है वो टेट्रा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो आप कभी भी अपना मिल्क पैक या गुड मिल्क या गुड मिल्क कह रहा हूँ, गुड मिल्क तो बंद हो गया, डे फ्रेश, ठीक है ना, और ऑलपर्स, ये 3 कंपनी है पाकिस्तान में फेमस। टॉप लीडिंग तो डे फ्रेश और ऑलपर्स ही है। आप कभी भी उठाओ उनकी पैकेजिंग जो है वो देखना, उसके ऊपर टेट्रा पैक लिखा होगा। टेट्रा पैक की कंपनी जो पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज को पैकेजिंग करके देती है। नेस्ले का जूस उठाओ, उस पर भी टेट्रा पैक लिखा हुआ है। खैर, तो जिस कंटेनर में वो जूस या फ्रेश मिल्क आ रहा है वो पैकेजिंग है, ठीक है ना। थैली में आ रहा है तो वो पैकेजिंग है। मोहल्ले से, गली मोहल्ले की दुकान से आप खरीदो तो वो खुली थैली रबर बैंड पे दूध बांध के दे देता है, वो उसकी पैकेजिंग है। दुकान से खरीदो तो एक हार्ड कंटेनर होता है, वो उसकी पैकेजिंग है, ठीक है ना। तो ये पैकेजिंग है। अच्छा, पैकेजिंग इज द फिजिकल कंटेनर दैट कीप्स योर प्रोडक्ट सेफ, जो भी आप उसको बोलो। अच्छा, पैकेजिंग का भी बहुत बड़ा रोल है प्रमोशन के अंदर। पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है प्रमोशन के अंदर। आप बोलोगे कैसे? भाई, जिस तरह का प्रोडक्ट का कलर होगा ना, उस तरीके की प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होगी। कभी आप नोटिस करना, अब आज तो मैं पहली बार आपको बता रहा हूं ना, आप नोटिस करना, जितने भी ये बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं ना, जेली हो गई, चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट हो गए, आप हमेशा देखना ये साले शार्प कलर्स के होते हैं। ऑरेंज, येलो, रेड, पर्पल। क्यों? ताकि दूर से नजर आए ना, और बच्चे की आंख पे चमक आ जाए, ओहो वो पड़ी है जेली, वो चमकती हुई चीज, कलर ऐसा इतना शॉकिंग होगा ना, द कलर वुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। ऐसा कलर होता है, दूर से नजर आना चाहिए। कैडबरी, किटकैट, हार्ड कलर्स, स्टॉन्च कलर्स, एबीसी जेली हो गई, चिली मिली हो गई, बिस्किट बिस्किट, जो 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 जिनकी टारगेट मार्केट स्पेशली छोटे बच्चे हैं, आप देखना बहुत शार्प कलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है प्रमोशन के अंदर। पैकेजिंग के थ्रू आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। पैकेजिंग के थ्रू जो है वो आप कलर्स के थ्रू एक माइंड में परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी दुनिया भर में ईटेबल्स है, जूस वूस है, आप हमेशा देखना उनकी पैकेजिंग, मेजॉरिटी, सबकी नहीं, मेजॉरिटी उनकी पैकेजिंग आप हमेशा देखना लाइट कलर्स में होगी, जूस की और मिल्क की, स्पेशली मिल्क की, क्योंकि वो लाइट कलर्स में दिखाना चाह रहे होते हैं प्योरिटी।
ज्यादातर दुनिया में जो तो ब्रांड्स है ना जो मिल्क बेचते हैं, ज्यादातर की जो पैकेजिंग है वो व्हाइट कलर में है। व्हाइट में क्यों है? वो प्योरिटी दिखाना चाह रहे हो, व्हाइट सिंप्लिसिटी दिखाना चाह रहे हो कि हमारा मिल्क, हमारी कंपनी का मिल्क प्योर है, हमारी कंपनी का मिल्क सिंपल है, प्रिजर्वेटिव नहीं, चाहे दुनिया भर का जहर डाला हुआ अंदर, प्रिजर्वेटिव नहीं। वो एक परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे होते कलर्स के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू। तो पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट की प्रमोशन के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम पैकेजिंग जो है उसके इटसेल्फ भी बहुत सारे रूल्स हैं। पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। ये जो मैं और आप घर पे हमारा ऑल पर्स आता है या डे फ्रेश आता है, मेरे घर पे तो डे फ्रेश आता है, तो डे फ्रेश वो थैली में क्यों नहीं आता? दुकान वाले थैली में क्यों नहीं रखते? क्योंकि थैली की इतनी पावर ही नहीं है कि वो दूध को विथ स्टैंड कर सके। हल्का सा लगा थैली फट गई, दूध दूध हो गया दुकान के अंदर। तो पैकेजिंग का पहला काम क्या है? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, पैकेजिंग का काम सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं है, पैकेजिंग का काम है इंफॉर्मेशन देना। अब आप प्रोडक्ट उठाते हो, आपको कैसे पता इंग्रेडिएंट्स क्या है ना? मैं लास्ट सऊदीया गया था तो आई बॉट जेलीज फॉर माई फैमिली। अब मैं लेकर आया उसकी जेली के ऊपर, मैंने उस वक्त तो नहीं देखे मैंने कंटेंट्स, बाद में आके मैंने कंटेंट्स देखे तो पता लगा वो जेली हलाल हराम है। आई वाज सरप्राइज्ड, सऊदी अरेबिया में हराम जेली बिक रही है, लेकिन थी। कैसे पता थी? उस पर लिखा हुआ था बीफ जेलेटिन, एंड दैट जेली वाज मेड इन चाइना। अब चाइना में कौन सा चीनी है जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके जो है वो गाय ज़िबा कर रहा होगा? चीनी चीनी नहीं होगा फिर ना। उस पर हलाल स्टैंप लगी थी तो मैंने बोला ठीक है यार ये हलाल नहीं, हराम है, छोड़ दो, फेंक दो। तो कंटेंट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन थी तो उससे मैंने जज किया ना हलाल है हराम है। उसके अलावा दवाई खरीदने जाते हो आप, तो आप दवाई के तो आप ऑब्वियसली बात है कॉन्टेंट्स नहीं देखोगे, आपको क्या ही समझ आ जाएगा कि क्या कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन है। बट उसके ऊपर क्या होता है? डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी। तो प्रोडक्ट का एक और रोल है कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देना। अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान का ये रूल है, ये आपकी फॉर FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान का ये रूल है अगर कोई भी ईटेबल पाकिस्तान में बेचना है आपको तो उस पैकेजिंग पे दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक हलाल का स्टैम्प और एक इंग्रेडिएंट्स उर्दू में लिखे होने चाहिए। तो जब भी मैं और आप कभी पाकिस्तान के किसी स्टोर से चॉकलेट खरीदते हैं और उस पर उर्दू में इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए तो उसका मतलब वो चॉकलेट स्मगलिंग से आई है। आप दुकान वाले से पूछना, बोलोगे नहीं 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 कोई स्मगलिंग से नहीं आई, 200% स्मगलिंग से आई है। पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली माल बेचना, ईटेबल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे इंग्रेडिएंट्स उर्दू में ना लिखे हों, जिसके ऊपर हलाल ना लिखा हो, अलाउड ही नहीं। चलो हलाल का इतना ज़रूर मसला नहीं भी है चॉकलेट टाइप इस तरह की चीज़ों में, लेकिन उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स का लिखा होना ज़रूरी है, वरना आप माल ऑफिशियली बेच नहीं सकते। कोई कितना ही बोले, इसका मतलब अगर आपके पास इंग्लिश में कंटेंट्स लिखे हुए आए वो सारा माल चोरी का, स्मगलिंग का है। और मैं और आप जितनी भी पाकिस्तान में चॉकलेट्स खाते हैं वो सारी स्मगलिंग की होती है, पता चल रहा होता है, ठीक है ना। और क्यों स्मगलिंग की होती है? क्योंकि दुबई में जब शॉर्ट एक्सपायरी माल होता है ना, 3 महीने 4 महीने रह गए एक्सपायरी के लिए, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे जिन्होंने इसको भी बिजनेस बनाया हुआ है। वो दुबई जाते हैं, शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल ढूंढते हैं, खरीद के ले आते हैं। और वहाँ शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल आधे अधूरे पैसों में मिलता है। 500 रुपये की चॉकलेट 200 रुपये में मिल गई। अब वहाँ दुबई वाला तो बंदा टेंशन में होता है ना कि बेचो, जान छोड़ाओ। गलती से अगर एक्सपायर्ड चॉकलेट किसी को खिला दी और गवर्नमेंट पे चला गया तो हमें तो भाई लाखों दिरहम का फाइन लग जाएगा। वो तो सस्ते दामों में बेच के फारिग करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे लोग खरीद लेते हैं, उनको पता है पाकिस्तान के लोग तो भूखे नंगे। 500 वाली चॉकलेट अब मैं 100 रुपये में खरीद के लाऊं, मैं 300 में बेचूंगा, लोग बोलेंगे 500 की चॉकलेट 300 में मिल रही, खरीद लो। आधी से ज़्यादा आवाम तो एक्सपायरी देखती भी नहीं है, और अगर देख भी लेगी तो क्या टेंशन है, अभी तो 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है ना, हम तो आज खा रहे। बात तो उनकी भी सही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स आपकी ब्रांडिंग होती है भाई। कभी आप LV का जूता खरीदे, इतनी इज्जत से आपको जूता मिलता है, वो प्रॉपर जो है वो एक बैग होता है, बैग के अंदर वो डब्बा होता है, डब्बे को आप खोलेंगे, उसके अंदर पूरा एक जूते का लेदर का, सॉरी कपड़े का एक कवर बना हुआ होता है, पूरा एक बटर पेपर लगा हुआ होता है, इतनी इज्जत से जूता निकलता है अंदर से, आपको लगता है यार वाकई में मजा है। आप किसी गली मोहल्ले की दुकान से जाओ, जूता खरीदो, वो डब्बे में डालेगा, टक मुंह पे दे देगा, मार देगा, बोलेगा जाओ ले जाओ, बोलेगा तमीज से पैकेज तो करके दो, बोलेगा अपनी तुम जूता खरीदना है अपनी जायदाद मेरे नाम करना है,
इतनी इज्जत से आपको जूता दूं, लेकिन एलवी पे आप जाओ, मैंने खरीदा तो मुझे आइडिया है, मैं आपको बता सकता हूँ, नॉट टू शो ऑफ, जस्ट फॉर टू शेयर एन एक्सपीरियंस। गुची से, एलवी से, जितनी भी महंगी जगहों से मैंने खरीदा है माल, उनकी पैकेजिंग ही अलग होती है। डब्बे पे हाथ लगाओगे, डब्बे का भी फील अलग होगा, हर चीज प्रीमियम क्वालिटी। प्रोडक्ट तो प्रीमियम क्वालिटी है ही है, पैकेजिंग भी प्रीमियम क्वालिटी है। पैकेजिंग से वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, कहते हैं पैकेजिंग भी प्रीमियम करो, ऑटोमेटिकली कस्टमर, मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग ज़्यादा पैसे देंगे। दुनिया में मेरे जैसे बेवकूफ़ों की कमी थोड़ी है, जो कहते हैं मेहनत करते हैं किस लिए, खर्च करने के लिए, महंगी चीज़ों पे खर्च करो। तो मेरे जैसे बहुत पागल हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में रिकग्नाइज भी करवाती है। अब आपको दिमाग में बहुत सारी चॉकलेटें पड़ी हैं, है ना, दूर से कोई रेड चॉकलेट पड़ी होगी ना, आपके दिमाग में फौरन आएगा बहुत सी किटकैट है। रिकग्निशन बैठ गई ना पैकेजिंग से। वो स्ट्रॉन्ग पर्पल कलर है ना, तो आप समझ जाओगे ये कैडबरी है। रेड एंड व्हाइट होगा ना, आप समझ जाओगे ये ब्यूनो है। येलो कलर होगा ट्राइंगल वाला, आप समझ जाओगे यार ये टॉबलरोन है। पैकेजिंग आपके दिमाग में ऐसी बिठा दी है ना उन्होंने, कि आप दूर से देख के बता सकते हो ये पैकेजिंग देख के कह रही कौन सा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। समझ आ गया आपको, यही तो पैकेजिंग है बॉस, ठीक है ना। तो पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है और कस्टमर के दिमाग में रिकग्निशन भी बढ़ा देती है। कस्टमर को दूर से देख के पता चल जाता है कि कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट पड़ा है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ब्रांड के ऊपर, कि ब्रांड क्या है। अच्छा, लोगों के दिमाग में ब्रांड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में हर महंगी चीज ब्रांड है। लोगों को ऐसा लगता है दुनिया में हर महंगी चीज ब्रांड है। ही इज वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। सबसे बड़ी गलतफहमी आपके दिमाग में यह है कि महंगे का मतलब ब्रांड नहीं। ब्रांड महंगा भी हो सकता है, ब्रांड सस्ता भी हो सकता है। समझाता हूं कैसे। आपके सामने पेप्सी और कोका कोला पड़ी है, मैं आपको बोलूंगा डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप बोलोगे हाँ सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, इसमें क्या मुश्किल है डिफरेंशिएट करना। सामने दो बॉटल्स पड़ी है, पेप्सी का लोगो पैकेजिंग अलग है, कोका कोला का लोगो पैकेजिंग अलग है। मैं लोगो को पैकेजिंग को देख के बता दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा है। डिफरेंशिएशन हो गई, हो गई। अब मैं कहता हूं वाइस वर्सा, दोनों पैकेजिंग हटाओ, दोनों प्रोडक्ट्स को ग्लास में डाल दो। अब एक ग्लास में पेप्सी पड़ी, एक ग्लास में कोका कोला पड़ी है, दूर से देख के बता सकते हो, किसी के पप्पा भी नहीं बता सकते कि किस ग्लास में कोक है, किस ग्लास में पेप्सी है। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप बता सको, सवाल ही पैदा नहीं होता। यह है ब्रांड। ब्रांड का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे कस्टमर हाथ रख के देख के बता सकता है ना अगर कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो बॉस वो ब्रांड है। आई रिपीट, कोई भी प्रोडक्ट जिस पे हाथ रख के देखकर कस्टमर अगर बता सकता है कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो ब्रांड है। अगर कस्टमर देखकर नहीं बता सकता किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो ब्रांड नहीं है, तो वो ब्रांड नहीं है। बात समझ आ गई आपको मेरी। जैसे अगर ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, अब इस पे लोगो नजर आ रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे जुडानो है, देख के बता दिया। मैं इस पे हाथ हटा दूं, अब किस कंपनी का है पता ही नहीं है। जितने भी टॉप ब्रांड्स है ना दुनिया में, टॉप ब्रांड्स है, वो हमेशा अब उनको नोटिस करना, जब वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वो अपना लोगो, अपना डिजाइन कोई ना कोई अपने प्रोडक्ट के ऊपर दिखाएंगे, ताकि दूर से कस्टमर देख के रिकॉग्नाइज कर सके ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ये ब्रांडिंग है। अब आप अपने प्रोडक्ट को कंपैरेटर के कोई भी ऐसी चीज डाल दो जिसको देख के कस्टमर बोल सके यार ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। अब आप पैकेजिंग से कर लो, फीचर से कर लो, कलर से कर लो, साइज से कर लो, शेप से कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे फरारी है, फरारी ने अपनी पता है ब्रांडिंग ज्यादा किस पे की हुई है? कलर के ऊपर। कोई भी फास्ट कार अगर आपके बराबर से गुजर जाए, सुपर कार, और रेड कलर में हो ना, आपको पता लग जाएगा ये फरारी गई है। ठीक है, शेप वेप साइज वाइज अलग है अपनी जगह, उन्होंने ब्रांडिंग के लिए, और कलर को उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया ब्रांडिंग के अंदर। तो ब्रांड वो प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर देख के बता सके ना कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो ब्रांड है। ब्रांड वो फीचर है जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। अब डिफरेंशिएट करवाने के लिए आप पैकेजिंग कर लो, शेप, साइज, कलर, फीचर, लोगो, कुछ भी कर लो। अब दाल आ रही है आपके घर में, अब दाल में क्या कर सकते हो? दाल तो दाल है यार। चावल आ रही, चावल तो चावल है, कैसे ब्रांडिंग करोगे? शेप, साइज, कलर चेंज कर सकते हो, पर्पल कलर के चावल लेकर आओगे? नहीं ना।
प्रोडक्ट में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंपनी अगर ब्रांडिंग करना चाह रही है ना, चावल की कंपनी, पैकेजिंग कर सकती है मैक्स। एक आ गया पूनम का चावल, तो आपको पता है अगर ये पूनम का है तो ये इम्तियाज सुपरमार्केट का है। एक आ गया एक्स्ट्रा का चावल, तो आपको पता है यार ये उसका है, चेज का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पैकेजिंग पे हो सकती है। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन ऐसे कर ली ब्रांडिंग करने के लिए। प्रोडक्ट तो अलग कर नहीं सकते क्योंकि नेचुरल कमोडिटी है, अल्लाह की ज़मीन सा है, उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। पैकेजिंग से कर सकते, पैकेजिंग से कर लिया। तो ब्रांड बेसिकली वो फीचर, क्वालिटी या कोई ऐसा कंटेंट ऐसा होता है जिसको देख के कस्टमर हाथ रख के बता सके कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो ब्रांडेड है। कस्टमर अगर नहीं बता सकता तो ब्रांडेड नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि ब्रांडिंग करने से फायदे क्या होते हैं। तो अगर आपने ब्रांडिंग की है तो पहला फायदा जो आपके पास होता है, कस्टमर का रिकॉल बढ़ता है। यानी कस्टमर जितनी ज्यादा आपने ब्रांडिंग की है ना, शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, लोगो के बेसिस पर, उसका मतलब कंपनी जितनी ज्यादा ब्रांडिंग करेगी, कस्टमर उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को याद रखेगा। अब आपके सामने प्रोडक्ट है, इसमें कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, नॉर्मल सा प्रोडक्ट पड़ा है, आपको पता ही नहीं किस कंपनी का है, तो कस्टमर कभी भी आपके प्रोडक्ट को याद नहीं रखेगा। अच्छा, इसके अलावा ब्रांडिंग जो है वो प्रमोशन में बहुत ज्यादा काम आती है भाई। ये जो मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल्स दी है ब्रांडिंग की, ये प्रमोशन हो रही है ना। मैं कर रहा हूं प्रमोशन, लेकिन मैं क्यों कर पा रहा हूं प्रमोशन? क्योंकि कंपनी ने ब्रांडिंग ऐसी की है, तो मैं आपको प्रमोशन समझा सकूं। तो बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग बहुत सारे हैं। अच्छा, इसके अलावा और इट अलाउज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अच्छा, बहुत सारी कंपनीज जो है वो फैमिलीज बना देती है। फैमिली मतलब प्रोडक्ट की फैमिली बना देती है, प्रोडक्ट की फैमिली। अच्छा भाई, अब आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो एलवी की, एलवी ने प्रोडक्ट की पूरी पूरी फैमिली बना दी। जूते भी ले सकते हो आप, ग्लासेस भी ले सकते हो आप, बेल्ट भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, पूरी फैमिली बना दी उन्होंने सिमिलर प्रोडक्ट्स की। जूसेस पे आप आ जाओ, नेस्ले ने पूरी फैमिली बना दी। आपको गुआवा नहीं पसंद आता तो मैंगो पी लो, मैंगो नहीं पसंद आता ऑरेंज पी लो, पूरी फैमिली बना दी ना। तो जितनी ज़्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी, उतनी ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट जैसे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के उसकी एक फैमिली बना सकते हो। तो कस्टमर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ और कंज्यूम कर ले, ठीक है ना। उसके अलावा जितनी ज़्यादा आप ब्रांडिंग करोगे, कस्टमर उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सोचेगा। जितना अच्छा सोचेगा उतनी ज़्यादा आप प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा जितनी ज़्यादा आप ब्रांडिंग करोगे, उतनी ज़्यादा कस्टमर की आपकी तरफ लॉयल्टी बढ़ेगी। लॉयल्टी का मतलब आपको छोड़ेगा नहीं, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ जाएगा नहीं, लॉयल्टी बढ़ जाएगी। ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास ब्रांडिंग, और ये थे हमारे पास ब्रांडिंग की कुछ एडवांटेज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ A2 लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया, और आज की क्लास के अंदर हम लोग अपना सेकंड लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं फॉर यूनिट 4। और आपको याद होगा हमने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि भाई लीन प्रोडक्शन क्या है। तो मैंने आपको बताया था लीन प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंपनी जो है वो वेस्टेज को, यानी कंपनी वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करती है जिनकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या सर्विसेज के बिजनेस के अंदर जो है वो वेस्टेज क्रिएट हो रही होती है। फिर उसके अंदर वो करती है कि मेक श्योर करती है कि जिस वजह से वेस्टेज क्रिएट हो रही होती है उसको कम करे। फिर हमने देखा कि भाई वेस्टेज जो है वो कंपनी की कॉस्ट है, तो जितनी ज़्यादा वेस्टेज है उतनी ज़्यादा कॉस्ट है, जितनी ज़्यादा कॉस्ट है उतना कम प्रॉफिट है, और जितनी कम वेस्टेज है मतलब उतनी कम कॉस्ट है, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी हाई है बिजनेस की। तो कम कॉस्ट होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा कि भाई कौन कौन सी तरह की वेस्टेजेस होती है, तो हमने 7-8 किस्म की जो अलग अलग टाइप्स हैं वेस्टेजेस की वो देखी। फिर हमने देखा कि भाई अगर कोई कंपनी लीन प्रोडक्शन करना चाहती है तो लीन प्रोडक्शन करने के कुछ मेथड्स हैं। तो पहला मेथड हमने देखा काइज़ेन। काइज़ेन इज अ मेथड वेयर द कंपनी बिलीव्स इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने उसको सब डिटेल में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई अगर आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे जाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी सर्कल करना पड़ता है। क्वालिटी सर्कल के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी सर्कल के अंदर जो है वो आप क्या कहते हैं
अपनी टीम को एक फॉर्मली 2-3 अलग अलग ग्रुप्स या 4 ग्रुप्स जितने भी होते हो ग्रुप्स बना देते हो, उनमें कुछ वर्कर्स को इंक्लूड करते हो और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आपका काम है डिस्कशन करना और वो सारी प्रॉब्लम्स निकालना जिनकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में इशू आ रहा है और क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कराया जाए, फिर सजेशंस देना और उसको इम्प्लीमेंट वगैरह करवाना। तो वो एक टीम बन जाती है, वो काम भी कर रहे होते हैं, साथ साथ क्वालिटी सर्कल में भी होते हैं। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं अगर अब आप वेस्टेज को कम करना चाहते हैं तो एक और जो काम आप कर सकते हैं वो है साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग। अच्छा, ये जो साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग है ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कंपनी का बहुत सारा टाइम बच जाता है। आई रिपीट, साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग भी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कंपनी का बहुत सारा टाइम बच जाता है। अब सवाल ये कि इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि इसके अंदर मार्केट रिसर्च वाले, प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले, कॉस्टिंग वाले, इंजीनियरिंग वाले, ये जो अलग अलग लोग होते हैं वो सब मिलकर एक दूसरे का वेट नहीं करते, सब मिलकर एक ही वक्त में एक ही साथ अपना काम साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं। देखो, एक तो क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले रिसर्च वाले ने रिसर्च आइडेंटिफाई की, तब तक डिजाइन वाला वेट कर रहा है, रिसर्च वालों से प्रोडक्ट गया डिजाइन वाले के पास, डिजाइन वाले ने डिजाइन बनाया, उसने फिर दिया इंजीनियरिंग वाले के पास, इंजीनियरिंग वाले को बोला फाइंड आउट करो ये प्रोडक्ट बन सकता है नहीं बन सकता है, फिर वो फिर जो है वो इंजीनियरिंग वाले से गया कॉस्टिंग वाले के पास, फिर कॉस्टिंग वाले ने देखा, कॉस्टिंग वाले ने देखा, फिर उसने बताया कि भाई ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। सब एक दूसरे, एक बंदा काम कर रहा है फिर दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर वो तीसरे को फॉरवर्ड कर रहा है, तीसरा जो है वो चौथे को फॉरवर्ड कर रहा है, सब एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। काम जो है वो काम चल रहा है सीरीज के अंदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब सब एक दूसरे के लिए वेट करेंगे ना तो एक ग्रुप की तरह काम नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, वेटिंग का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग ये कहता है कि कोई किसी का वेट ना करे, सब एक साथ बैठ के एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली अपना काम करते रहे। एक दूसरे का वेट करने के बजाय कुछ इस तरह का प्रोसेस बना दो कि सब एक वक्त में एक साथ बैठ के साइमल्टेनियसली अपना काम करते रहे। इससे क्या होगा, कोई किसी के लिए वेट नहीं करेगा तो टाइम बच जाएगा, नंबर 1। और सब एक साथ बैठ के काम कर रहे होंगे तो डिस्कशंस भी होती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते रहेंगे, वो हाथ के हाथ सॉल्व होते रहेंगे। ये एक तरीका है लीन प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, वो है साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग। अच्छा, इस साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास एक और मेथड भी है जिसको हम लोग सेल प्रोडक्शन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सेल प्रोडक्शन। सेल प्रोडक्शन का काम क्या है? सेल प्रोडक्शन का काम है फ्लो प्रोडक्शन को इंप्रूव करना। अच्छा, अब आपको शायद याद ना हो फ्लो प्रोडक्शन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। हमने लास्ट ईयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, है ना? हमने 4 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। जॉब, ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है, जॉब एक। दूसरा हमने पढ़ा था बैच, यहां पर प्रोडक्ट जो है वो बैचेस में रेडी हो रहा होता है, एक ही मशीन के ऊपर अलग अलग बैचेस, अलग अलग प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था फ्लो, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनता है, मशीन के ऊपर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है लेकिन बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है नॉन स्टॉप, दिन रात, 365 डेज a ईयर। फिर हमने पढ़ा था मास कस्टमाइजेशन, यानी इस पे भी दिन रात प्रोडक्ट बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, लेकिन ये मशीनरी इतनी स्पेशल होती है कि ये कंपनी को अलाउ करती है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ना बनाए, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर सके। तो ये हमारे पास था मास कस्टमाइजेशन। अच्छा, अब सेल प्रोडक्शन क्या है? देखो, सेल प्रोडक्शन में क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कि फ्लो प्रोडक्शन में 24 घंटे दिन रात एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना है, बने जा रहा 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 है। अच्छा, अब इस सेल प्रोडक्शन को इंप्रूव किया इस फ्लो प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाता है सेल प्रोडक्शन के अंदर। अब मैं आपको उसको समझाने के लिए थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूं।
लेट्स सपोज एक कंपनी है टोयोटा, और टोयोटा ने अपने पास फ्लो प्रोडक्शन लगाया और दिन रात गाड़ी बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है। अच्छा, अब बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है, इसमें कौन सा बंदा क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस मशीन्स के थ्रू लोग लगे हुए हैं, बने जा रहे 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 हैं। अब प्रॉब्लम आती है तो कोई इसकी टोपी उसके सर, वो कह रहा है इसने नहीं किया, वो कह रहा है उसने नहीं किया, सब एक दूसरे के ऊपर टोपियां घुमा रहे हैं। आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि किसने क्या काम किया है, किसकी क्या गलती है, किसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये सब चीजें देखना समझना करना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर आता है सेल्फ प्रोडक्शन का रोल। अब लेट्स से टोयोटा की गाड़ी बन रही है, ठीक है। अब गाड़ी बनने के लिए लेट्स सपोज इंजन बनाना बहुत जरूरी है। गाड़ी बनने के लिए इंजन बनाना जरूरी है। टोयोटा ने क्या किया, टोयोटा ने 3 टीम्स बनाई। एक का काम दिया इंजन बनाते हुए, चलो आपको इंजन में शायद परेशानी हो, मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। टोयोटा ने जो है वो, टोयोटा का काम गाड़ी बनाना है, ठीक है। गाड़ी बनाने के लिए 3 चीजें, एक है इंजन, दूसरा है इंटीरियर, और लेट्स सपोज तीसरा है पेंट। सेल्फ प्रोडक्शन में होता यह है कि कंपनी जो है वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट को सेवरल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स में या सेल्स में तोड़ती है। जैसे गाड़ी एक कंप्लीट यूनिट है, इस कंप्लीट यूनिट को बनाने के लिए कंपनी ने 3 सेल्फ कंटेन्ड सेल्स बना दिए। सेल ए, इनका काम है इंजन बनाना। सेल बी, इनका काम है पूरा इंटीरियर बनाना। सेल सी, इनका काम है पूरी गाड़ी को पेंट करना। अब आप सेल बोलो या 3 टीम्स बना दी, वो आपकी मर्जी है। अब एक बंदे को बना दिया हेड, ये है इंजन हेड, इसके अंडर में 8, 10, 15, 20, 25, 50 बंदे काम करें जो सुबह से लेकर रात तक इंजन बना रहे हैं। एक बंदे को बना दिया इंटीरियर हेड, इसके अंडर में 25-50 बंदे काम कर रहे हैं जो इंटीरियर बना रहे हैं। एक बंदे को बना दिया पेंट हेड, इसके अंडर में 20-25 बंदे काम कर रहे हैं जो सुबह से लेकर रात तक जो है वो पेंट कर रहे हैं। अब होगा ये कि कल को अगर टोयोटा के इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टोयोटा अपने कंपनी के इंजन हेड को पकड़ेगा, यानी टीम का लीडर जो है उसको पकड़ेगा कि भाई ये जो तुमने इंजन बनवाया था अपने बंदों से, इंजन में गड़बड़ आ रही है, ठीक है, पकड़ो, आइडेंटिफाई करो। इंजन तुमने, अब तुम्हारे अंडर में 50 बंदे काम कर रहे थे ना, अब बताओ इन 50 बंदों में कौन सा बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंजन के अंदर ऑयल डालने की, ऑयलिंग में मसला आ रहा है, या कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंजन के अंदर छोटे छोटे पिस्टन्स होते हैं, जब आप इंजन ऑन करते हो पिस्टन्स अप डाउन होते हैं और कंबशन के थ्रू पावर जनरेट करते हैं। पिस्टन्स, कौन सा बंदा है जो पिस्टन्स बना रहा था, पकड़ो उस बंदे को। होगा ये कि जब आप सेल्फ प्रोडक्शन करते हो तो आप टीम्स बनाते हो, टीम्स के अंदर आप मल्टी स्किल्ड लोग रखते हो। वो लोग एक स्पेसिफिक पूरे प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, लेकिन पूरे प्रोडक्ट के अंदर यूज होने वाला एक स्पेसिफिक पार्ट बना रहे हैं। अब 10 बंदे मिलकर इंजन बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कभी एक बंदा इंजन के अंदर ऑयलिंग का काम कर रहा है, एक बंदा इंजन के अंदर जो है वो कभी पिस्टन्स का काम कर रहा है, कभी कोई बंदा इंजन को जो है वो सील्स जो होती है वो मैनेज कर रहा है, मतलब उसको पूरा इंजन बनाने आता है। कभी वो क्या कर रहा है इंजन बनाने के अंदर, कभी वो क्या कर रहा है, कभी वो क्या कर रहा है। इससे फायदा ये होगा कि वर्कर के पास वैरायटी भी रहेगी काम करने की, ठीक है। वो मल्टी स्किल्ड है तो वो मल्टीपल काम कर रहा है। मल्टीपल काम का मतलब इंटीरियर वगैरह नहीं कर रहा है, सिर्फ इंजन बनाने के अंदर वो मल्टीपल काम कर रहा है, तो उसके बाद वैरायटी भी रहेगी। उसको इंजन बनाने से रिलेटेड टारगेट्स भी मिले होंगे कि आप टीम को टारगेट मिलेगा ना कि भाई 10 बंदों की टीम है, आपको कम से कम 100 इंजन बनाने, टारगेट्स मिले होंगे। उन टारगेट्स के बेसिस पर उनको असेस भी किया जा रहा होगा। कल को कोई गलती आ जाए इंजन के अंदर तो आपको यह भी पता होगा किस टीम ने इंजन बनाया, किस टीम के अंदर कौन सा बंदा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकोगे। और जब आप इंजन बनाने का काम उस 10 बंदों की टीम को दोगे तो उस 10 बंदों को यह भी पता होगा कि जो आप इंजन बना रहे हो इसकी क्वालिटी इंश्योर करना भी आपका काम है।
तो कल को अगर हमें कोई भी कंप्लेन आई क्वालिटी से रिलेटेड तो हम आपको पकड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको पूरी पूरी जिम्मेदारी दी थी इंजन बनाने की, हमने आपको पूरी पूरी जिम्मेदारी दी थी इंजन की क्वालिटी मेंटेन करने की। अब जो भी होगा हम आपको पकड़ेंगे। तो बंदा जब टीम में होगा, वैरायटी ऑफ वर्क के साथ काम कर रहा होगा, तो बोर्डम कम होगा। ऑब्वियसली बात, टीम में होगा तो एक दूसरे का मिल के काम कर रहे होंगे। और साथ साथ जब उसको एम्पावर किया जाएगा कि भाई जिस कंपोनेंट को बनाने के लिए आपको रखा है उसकी क्वालिटी इंश्योर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी। क्या मुझे जो भी करना है, जो जिस कंपोनेंट को मैं तैयार कर रहा हूँ फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, उस पर क्वालिटी के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। वो टीम बनी, वो टीम ही आपस में डिस्कस करेंगे, क्वालिटी का कोई इशू आएगा खुद ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे, खुद ही उसको सॉल्व करेंगे मिलकर। और उनको जब टारगेट दिए जाएंगे तो उन टारगेट्स के वो देख के काम कर रहे होंगे, तो उनकी असेसमेंट भी आसान हो जाएगी और टारगेट को देख के उनको पता भी होगा हमें क्या, हमसे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है और हमने आगे करना क्या है। ये है सेल्फ प्रोडक्शन। सो बहुत सारी कंपनीज अगर वेस्टेज को कम करना चाह रही हैं तो वो सेल्फ प्रोडक्शन कर देती है, बजाय इसके कि एक टीम पूरा प्रोडक्ट बनाए। अब ऐसे भी तो हो सकता था ना कि कंपनी 50 बंदों की टीम रखती, उस 50 बंदों की टीम को बोलता कि आपने पूरी गाड़ी बनानी है। एक तरीका तो ये था, नहीं, सेल्फ प्रोडक्शन कर दिया। 50 बंदों की टीम रखी और 50 बंदों की टीम को 10-10 बंदों की टीम में डिवाइड कर दिया। एक को बोला आपका काम टायर बनाना है, एक को बोला आपका काम इंजन बनाना है, एक को बोला आपका काम ये बनाना है, एक को बोला आपका काम ये बनाना है। रादर देन वन टीम मेकिंग द एंटायर फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट इज बेटर, सेल्फ प्रोडक्शन कहता है इट इज बेटर टू मेक सेल्स and give the responsibility to make a certain component that will fit into a finished product. टीम बना के उनसे एक कंपोनेंट बनवा लो जो फिनिश गुड का पार्ट हो, इस तरीके से काम करवाओ ताकि वर्कर को आप आइडेंटिफाई भी कर सको, वर्कर को आप वर्कर को आप वैरायटी ऑफ जॉब भी दे सको, उसको हम क्वालिटी इंप्रूव करने की जिम्मेदारी भी दे सके, है ना। अगर आप 50 बंदों को मिलकर काम दोगे पूरी गाड़ी बनाने का और उनको बोलोगे क्वालिटी लानी है, तो किसको पकड़ोगे क्वालिटी लाने पे? वो बोलेगा सर मैंने तो इंजन सही बनाया था, उसने ये गलत बनाया, उसने सही बनाया था, उसने गलत बनाया, टोपियाँ चलती रहेंगी। लेकिन अगर आपने 10 बंदों की टीम को काम दिया है इंजन बनाने का, तो वो टोपी नहीं कर सकते। इंजन में क्वालिटी का मसला आ रहा है तो उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें ही रिवॉर्ड मिलेगा क्वालिटी अच्छी नहीं होने पर, उन्हें ही पनिशमेंट मिलेगी क्वालिटी खराब होने पर। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेल्फ प्रोडक्शन, ये भी एक मेथड है हमारे पास उसके अंदर, लीन प्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, अब जब कंपनीज सेल्फ प्रोडक्शन करती हैं तो कुछ फायदे भी हुए हैं, अब हम वो फायदे देखते हैं। सबसे पहले मिलजुल के काम कर रहे हैं, है ना। फिनिश टीम्स बना दी ना आपने, टीम पूरा फिनिश गुड नहीं बना रही है माना, लेकिन वो एक सर्टेन कंपोनेंट तो बना रही है ना, पूरा एक कंपोनेंट, जैसे कि इंजन है पूरा एक कंपोनेंट बन रहा है ना, तो पूरा इंजन की एक वैल्यू तो है ना। तो जब आपस में आप उसको एक कंपोनेंट बनाने को दोगे टीम के थ्रू, तो आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो टीम वर्क की जो है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद मल्टी स्किल्ड है। अब इंजन बनाने के अंदर भी 4-5 चीजें, कभी ये कर रहा है बंदा, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, तो काफी हद तक मल्टीपल जॉब्स वो कर रहा होता है, तो बोर नहीं होता है, तो मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद वर्कर का कमिटमेंट और मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी क्या है, कमिटेड रहना इंजन बनाने के अंदर। उसकी टीम को इंजन बनाने की और इंजन की क्वालिटी इंप्रूव करने की जिम्मेदारी दी है। तो अगर वो अपने काम से कमिटेड है तो ऑटोमेटिकली कंपनी को फायदा है कि इंजन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपको टोयोटा की एग्जांपल रख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। एंड देन ये सब कुछ अगर होगा तो प्रोडक्टिविटी ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। मोटिवेटेड है, वर्कर काम कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है, गलतियाँ कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली कम टाइम में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाएंगे, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी तो है ही है। तो ये एक मेथड था हमारे पास किसके लिए, सेल्फ प्रोडक्शन के लिए। काइजन का एक और मेथड था सेल्फ प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद काइजन का एक और मेथड है हमारे पास JIT। हम वो कर नहीं रहे क्योंकि हम लास्ट ईयर JIT कर चुके हैं। JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम। यहाँ पर कंपनी अपने सप्लायर के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है ताकि कंपनी जब अपने सप्लायर को बोले, सप्लायर उसको मटेरियल डिलीवर कर दे। जब का मतलब नहीं कि फ़ोन के और अगले 10 मिनट में पहुँच जाए, एक कमिटमेंट होती है कि हम आपको 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, जो अग्रीमेंट होती है कि हम आपको इतने दिन में माल दे देंगे। फिर आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर लीड टाइम वगैरह भी पढ़ा था, इस तरह का एक डायग्राम था। हमने पढ़ा था कि भाई जब आप JIT करते हो तो आपको लीड टाइम देखना पड़ता है, लीड टाइम के बेसिस पर जो है फिर आप वो JIT कर सकते हो। आपको पता होगा कि आपका सप्लायर कितने दिन में माल देगा, तो फिर उसके हिसाब से सारी प्लानिंग वगैरह होती है। तो ये था हमारे पास JIT, इन्वेंट्रीज अराइव जस्ट इन टाइम व्हेन दे आर नीडेड।
इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। और JIT अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिलेशनशिप विद सप्लायर अच्छा होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हमने रिवाइज भी करी। ERP सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सेल्स फोरकास्ट होने चाहिए, एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, जो है सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। तो सारा ये हम डिटेल में कुछ कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। वैसे लास्ट ईयर का हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा AS लेवल में जाके। अच्छा जी, उसके बाद काइजन लीन प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ता है, जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट। अब सवाल ये है कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। वेस्ट मैनेजमेंट भी लीन प्रोडक्शन की एक अप्रोच है। यहां पर जो है कंपनी कहती है कि कुछ भी करना है, हमें वो कॉजेज निकालने हैं जिनकी वजह से कंपनी के अंदर वेस्टेज हो रही है। अब वेस्टेज के कॉजेज तो आपको याद होंगे ना, क्या क्या वेस्टेजेस थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये कुछ वेस्टेजेस थी, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग किस्म की हमने वेस्टेजेस पढ़ी थी, है ना। कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि कंपनी के जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो बैठते हैं और इस अप्रोच के अंदर वो देखते हैं कि वो कौन कौन सी वेस्टेजेस हैं जो हमारे बिजनेस को आ रही हैं या फेस करनी पड़ रही हैं, और जो सारी वेस्टेजेस जो आ रही हैं हमारे बिजनेस को, इनकी कॉजेज क्या क्या हैं, वो कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर उन कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इनका जो मेजर फोकस है, ठीक है ना, वो फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर है एक चीज, और वो फिजिकल रिसोर्सेज जिसकी वजह से इन्वेंट्री डैमेज हो रही है या डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनका मेजर फोकस उस चीज के ऊपर है। देखो वेस्टेज तो बहुत सारी है ना, हमने पढ़ी है, एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका जो मेजर फोकस है वो उन रीजंस के ऊपर है जिनकी वजह से हमारा रिसोर्स डैमेज हो रहा है, और रिसोर्स डैमेज होने की वजह से या तो हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो रही है या हमारे प्रोडक्ट्स डिफेक्टेड बन रहे हैं। ये उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। अच्छा, कैसे ठीक कर सकते हैं आप इन सब चीजों को, और वो हमने ऊपर देखा। JIT कर लें, इन्वेंट्रीज अराइव जस्ट इन टाइम व्हेन दे आर नीडेड। अगर आप जरूरत से पहले माल भर कर रखेंगे, स्टोर में रखेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है माल डैमेज होने के चांसेस हैं, खराब होने के चांसेस है। अगर रॉ मटेरियल ही खराब निकला तो फिनिश प्रोडक्ट ही खराब निकलेगा। तो JIT कर लो, ना एक्स्ट्रा माल पड़ा होगा, ना डैमेज होने का खतरा होगा। दूसरा, अडॉप्टिंग TQM। TQM क्या था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। या आप इस बात पे भरोसा रखो कि हम क्वालिटी के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं, यानी कोई प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। तो TQM करने के लिए 2 चीजें करेंगे, आपको याद होगा हमने पढ़ी है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल पे तो फोकस कम है, मेजर फोकस क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर होता है, मेजर फोकस क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर होता है। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल तो सिर्फ ये बताता है कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट बना या नहीं बना। एश्योरेंस तो आइडेंटिफाई करता है कब बना, कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, क्या रीजन था, कैसे ठीक होगा, पूरी लंबी प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस भी है। तो आप TQM पे जाते हैं, ठीक है, ताकि डिफेक्टेड प्रोडक्ट बने ही ना। और फिर तीसरा, द यूज ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स दैट अलाउ फॉर यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल्स, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एनहांस हो जाती है। अच्छा, अब सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स के पास नेचुरल रिसोर्सेज हों। यानी अगर आपके पास आज दुनिया में ऑयल है तो ये नहीं कि आप ऑयल उड़ा के फारिग कर दें ताकि आने वाले 10 20 25 50 साल के बाद जो जनरेशन उनको ऑयल सिर्फ म्यूजियम में ही देखने को मिले। ऐसा नहीं करना है आपने। तो सस्टेनेबिलिटी कहता है कि अपनी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, सस्टेनेबिलिटी, जहां पर बिजनेस बिलीव्स इन कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट, एट द सेम टाइम ऑल्सो ट्राइंग टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कंपनी की ये अप्रोच भी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल्ड मटीरियल इस्तेमाल करें। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो प्लास्टिक और कॉटन रिसाइकल्ड इस्तेमाल करें। मैंने लास्ट डॉकर से एक टी-शर्ट खरीदी, और जब मैंने टी-शर्ट खरीदी थी, अच्छी खासी महंगी टी-शर्ट थी, जब मैं घर लेकर गया मैंने पसंद आई पहनी, तो मैंने उसके टैग पे देखा कि उसके अंदर जितना भी इस्तेमाल हुआ था कॉटन, इट वाज ऑल रिसाइकल्ड।
यानी जो मैं और आप पुराने कपड़े हो जाते हैं फेंक देते हैं, ये वो कपड़ा खरीदते हैं फैक्ट्री वाले, उसको क्रश करते हैं, उससे वापस से कॉटन निकालते हैं और फिर फैक्ट्री वालों को कॉटन बेचते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस चल रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कंपनी ये भी मेक श्योर करती है कि वो मेथड्स यूज़ करें जहाँ पर रिसाइकल्ड मटेरियल्स इस्तेमाल हो सके और वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करें। इसके थ्रू भी आप जो है वो अपने डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास आखिरी मेथड लीन प्रोडक्शन का। अब हम देख लेते हैं लीन प्रोडक्शन अगर कोई कंपनी करती है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई कोई कंपनी अगर लीन प्रोडक्शन कर रही है तो लीन प्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस है। तो पहली बात, आपने वेस्टेज कम कर दिया। लीन प्रोडक्शन का मतलब क्या था? ट्राई टू एलिमिनेट वेस्टेज। तो अगर आप वेस्टेज एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपका टाइम भी बच रहा है, आपके रिसोर्सेज भी बच रहे हैं। एक फायदा, टाइम भी बच रहा है, रिसोर्सेज भी बच रहे हैं। अगर रिसोर्सेज डैमेज होने से बच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी। ये तो दो बहुत बेसिक है, ये मैं ना भी करा था तो आपको समझ आ जाता कि भाई डिफेक्टेड प्रोडक्ट बनाने में टाइम लग गया। अगर आपने लीन प्रोडक्शन किया होता तो डिफेक्टेड प्रोडक्ट बनता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट बनाने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन के बाद मुझे पता लगा प्रोडक्ट तो डिफेक्टेड है, तो मुझे 3 दिन और लगेंगे। तो वो प्रोडक्ट जो 3 दिन में तैयार होना चाहिए था वो 6 दिन में तैयार हो रहा है। अगर मैं लीन प्रोडक्शन करता, वेस्टेज वगैरह कम करने की कोशिश करता, सब कुछ करता, तो 6 दिन की जगह 3 दिन में प्रोडक्ट पहली बार बनता और सही बनता। तो लीन प्रोडक्शन का पहला फायदा क्या है कि टाइम बच जाता है, क्योंकि वेस्टेज नहीं होती। वेस्टेज नहीं होती तो एवरेज कॉस्ट कम होती है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आप इससे वेस्टेज के ना डिफेक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं रोक रहे ना, आप अपनी कंपनी के फ्लोर को भी तो मैनेज कर रहे हैं कि अगर एक वक्त में एक फ्लोर पे 10 बंदे चाहिए तो 10 बंदे ही खड़े हो, 20 बंदे ना खड़े हो। क्योंकि अगर 20 बंदे खड़े होंगे तो फ्लोर पे केओस होगा, वो उसको तंग कर रहा है, वो उसको तंग कर रहा है, वो इसका वेट कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है, शोर शराबा हो रहा है, जो प्रोसेस स्मूथली गुजरना चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है ना? तो आपका फ्लोर जो है वो प्रोडक्शन फ्लोर लेस क्राउडेड होगा, हर चीज प्लान्ड होगी, जिस वक्त जितने बंदे चाहिए फ्लोर पर उतने ही मौजूद होंगे, तो काम बड़ा स्मूथली हो जाता है। अच्छा भाई, इन्वेंट्रीज को डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है। जब आप जेआईटी करते हो तो आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मंगा के नहीं रखते, तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है ही नहीं, तो इन्वेंट्री डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है। आपके प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। हर बंदा, आपको याद होगा साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग में सब लोग बैठे हुए मिलकर काम कर रहे हैं, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा, तो डिस्कशंस भी हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे होंगे तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तो एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर होंगे, तो इससे न्यू प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं आपस में डिस्कस करके। ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे करते। हमने देखा ना साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग के अंदर प्रोडक्शन टीम, डिजाइन टीम, कॉस्टिंग टीम, इंजीनियरिंग टीम सब साथ बैठे हैं, तो नए आइडियाज जल्दी आएंगे और उनको इंप्लीमेंट करना और नया प्रोडक्ट बनाना और तेज हो जाएगा, कोई सब बैठ के मिलकर काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा लीन प्रोडक्शन के अंदर सेल प्रोडक्शन होती है ना? सेल प्रोडक्शन में क्या होता है, एम्प्लॉयज को एक सर्टेन कंपोनेंट बनाने की पावर दी जाती है और उनको बोला जाता है कि ये कंपोनेंट के बेसिस पर आपको टारगेट मिला है, इसी कंपोनेंट के बेसिस पर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, इसी कंपोनेंट बनाने के अंदर आप 3-4 अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे इंजन बनाने में आप कभी ऑयलिंग का काम करो, कभी सील का काम करो, कभी उसका जो है वो पिस्टन्स का काम करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब काम होते हैं। अब आपको याद होगा हमने एएस लेवल में हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था जॉब एनरिचमेंट। ये जॉब एनरिचमेंट ही है, जहाँ पर आप वर्कर को एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उनको उसी पे टारगेट देते हो, उनको उसी पे असेस करते हो, और क्योंकि वो 2-3 अलग अलग किस्म के काम कर रहा है तो वैरायटी ऑफ वर्क भी होती है और उसको थोड़ी सी अथॉरिटी भी दी जाती है कि इसके अंदर कोई भी अगर गलती होती है तो आपको इतनी पावर दी जा रही है कि आप खुद से उसको ठीक कर लो और आप खुद अपने टारगेट्स डिसाइड करो। ये सेल्फ प्रोडक्शन में सारा हो रहा होता है। तो जॉब एनरिचमेंट है जिससे वर्कर की मोटिवेशन बढ़ती है। एंड देन फाइनली जब आप लीन प्रोडक्शन करते हैं तो आप अपने वर्कर्स को फ्लेक्सिबल भी बना लेते हैं। जब ज़रूरत है तब बुलाया, जब ज़रूरत है नहीं बुलाया, ज़्यादा काम करवाना है ज़्यादा काम करवा लिया, कम करवाना है कम करवा लिया। तो ये सब मैनेजमेंट की भी आप वेस्टेजेस देख रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना? ये था हमारे पास लीन प्रोडक्शन।